रामपुर खेरी से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंदा है। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। 2 महिला, एक बच्चा और एक युवक की मौत हुई है। हादसे के बाद बस लेकर चालक फरार हो गया है। निघासन रोड के इंदिरा मनोरंजन पार्क के पास की ये घटना बताई जा रही है। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही जान चली गई है। 2 महिला, एक बच्चा और एक युवक हैं जिनकी मौत हो गई है। हादसे के बाद बस लेकर चालक फरार है। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। ये बड़ा हादसा लखीमपुर खीरी में हुआ है। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंदा है। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जिसमें कि 2 महिला, एक बच्चा और एक युवक जिसकी जान चली गई है। हादसे के बाद बस लेकर चालक फरार हो गया है। पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। निघासन रोड के इंदिरा मनोरंजन पार्क के पास यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंदा है। 4 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है, जिसमें कि 2 महिला, एक बच्चा और एक युवक बताया जा रहा है जिसकी मौत हो गई है। नवीन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नवीन, क्या चालक के बारे में अभी तक कोई जानकारी लग पाई है? बड़ा हादसा है, 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बिल्कुल, आपको बता दें तहसील धौरारा इलाके के हैं और सभी लखीमपुर आ रहे थे। इधर से एक प्राइवेट बस, तो जो एक बस जा रही थी जिससे तेज रफ्तार बस थी, उसने कुचल दिया उसको। इसमें इस पर 4 लोग सवार थे, बच्चा सहित। चारों की दर्दनाक हादसा हो गया, उसमें मौत हो गई है। फिलहाल जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गया और एम्बुलेंस से उनको तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया। लेकिन इससे पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से महिला और पुरुष के इधर उधर पाँव बिखरे पड़े हुए हैं। भारी संख्या में भीड़ वहाँ पर मौजूद हो गई है। फिर नंबर प्लेट के आधार पर, मोटरसाइकिल के नंबर जो ट्रेस किया गया उसके आधार पर जानकारी की जा रही है। ये तहसील धौरारा इलाके के हैं। फिलहाल सुबह एक दुखद समाचार है कि किस तरीके से ये परिवार अपने गांव से और शहर की तरफ आ रहे थे और ये दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो दर्दनाक हादसा है, 2 महिला, एक बच्चा और एक युवक की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर 4 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। और आगे बढ़ते हैं, रामपुर और आजमगढ़ में जीत की हैदराबाद बैठक में चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जीत के मॉडल को भाजपा कार्य समिति की बैठक में पेश किया गया है। स्वतंत्र देव सिंह ने दोनों सीटों पर मिली जीत का प्रस्तुतिकरण दिया है। भाजपा ने जीत को मॉडल के तौर पर पेश किया है। दोनों सीटों की जीत की रणनीति पर हैदराबाद बैठक में चर्चा हुई है। आपको बता दें, 2 दिन का भारतीय जनता पार्टी का महामंथन हैदराबाद में चल रहा है और अभी कुछ दिन पहले ही रामपुर उपचुनाव में, लोकसभा उपचुनाव में जिस तरीके से रामपुर और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, किस मॉडल के तहत ये जीत दर्ज हुई है, किस रणनीति के तहत ये जीत दर्ज हुई है, इन तमाम पहलुओं पर हैदराबाद में भी चर्चा हुई है। क्योंकि ये जो दोनों ही सीटें थी, समाजवादी पार्टी का अभेद किला मानी जाती थी और दोनों ही किले ढह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज की है और जीत के इस मॉडल को भाजपा कार्य समिति की बैठक में भी पेश किया गया है। स्वतंत्र देव सिंह ने दोनों सीट पर मिली जीत का प्रस्तुतिकरण दिया। जीत को मॉडल के तौर पर भाजपा ने पेश किया है और जिस स्ट्रैटेजी के तहत, जिस रणनीति के तहत रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की है, उसी को आगे किस तरीके से लेकर जाना है और वही रणनीति अपनानी है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। दोनों सीटों की जीत की रणनीति पर हैदराबाद बैठक में चर्चा हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, क्योंकि रामपुर में भी उपचुनाव हुआ और आजमगढ़ में भी उपचुनाव हुआ और दोनों ही सीट जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कभी कही जाती थी, इन दोनों गढ़ों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला दिया है। और चलिए अब आपको बताते हैं आजमगढ़ में जीत का मॉडल क्या है। आजमगढ़ से अखिलेश के पहले मुलायम सिंह यादव सांसद थे। आजमगढ़ सीट यादव बाहुल्य सीट मानी जाती है। सांसद रहते हुए अखिलेश संसदीय क्षेत्र से दूरी बनाए रहे। कोरोना काल ने उनकी पकड़ और भी ज्यादा कमजोर कर दी। भाजपा ने यादव समाज से निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया और समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा था। भाजपा को परिवारवाद पर प्रहार करने में इस दौरान आसानी हुई। तो आपको बता दें कि ये स्ट्रैटेजी रही और इसी स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा भी हैदराबाद में हुई है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका और यादव फैक्टर वहां पर बेहद अहम है और इन दोनों ही फैक्टर्स को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने वहां से जीत दर्ज की है। अब रामपुर जीत का मॉडल क्या है, वहां के क्या समीकरण रहे, उन्हें भी जरा समझिए। रामपुर सीट पर 53% मुस्लिम आबादी है, यानी कि मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहां पर अच्छी खासी है।
आजम खान की विवादित छवि के कारण यहां पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है। आजम खान के हिंदुत्व के खिलाफ बयान से भी यहां पर फायदा मिला है। सीट पर मुस्लिमों ने कम मतदान किया, हिंदू एकजुट रहे। योगी मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से भी यहां पर फायदा मिला है। और ये जो तमाम फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स पर चर्चा की गई है, बातचीत की गई है, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही समाजवादी पार्टी के गढ़ थे। एक अखिलेश के लिए पुरानी सीट थी, मुलायम परिवार के लिए पुरानी सीट थी, और दूसरी आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज कद्दावर नेता माने जाते हैं। और ये दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत चुकी है। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। शैलेश, रामपुर और आजमगढ़ में जो स्ट्रैटेजी काम आई, जो पहलू काम आए, जो फैक्टर्स काम आए, उन पहलुओं की चर्चा हैदराबाद में भी हुई है। यानी कि 24 की लड़ाई से पहले जो रामपुर और आजमगढ़ में फैक्टर काम आए, उसी स्ट्रैटेजी पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से रामपुर और आजमगढ़ की जो जीत है ये कोई छोटी जीत नहीं है, पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये दोनों सपा के अभेद किले कहे जाते रहे। यही वजह है कि इस पूरे मॉडल को अब जब उस कार्यकारिणी में रखा गया तो उसके पीछे का एक देखिए मकसद था। मकसद ये था एक संदेश देना सभी को कि ऐसी पूरे देश में जो भी सीटें हैं जो बहुत मुश्किल मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो अगर रामपुर और आजमगढ़ को भेजा जा सकता है तो उन सीटों के लिए भी जीत की संभावनाएं हैं। वहां पर भी चाहे वो अभेद किले कहे जाते हैं, उनको भी भेजा जा सकता है, उनमें भी सेंधमारी की जा सकती है। इस बात को समझाने की एक कोशिश की गई वहां पर। और दूसरी खास बात कि आखिर अब हराएंगे तो हराएंगे कैसे, इसके लिए पूरा एक शोध भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का कि वहां पर किस तरह से, अगर हम बात करते हैं आजमगढ़ की सीट को लेकर, तो जिस तरह से देखिए उसमें बताया, पूरा मॉडल को समझाया गया प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि किस तरह से वो यादव बहुल इलाका है। और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जो है उनका पहले वो वहाँ से सांसद रहे, अखिलेश यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, वो सांसद रहे, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। वजह वहां पर लोगों से दूरी। यानी इस बात मॉडल में इस बात को समझाते हुए ये भी समझाया गया कि पहली चीज आपको कनेक्टिविटी बनाकर रखनी है, दूसरा जैसी सीट के समीकरण है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। और यादव बहुल सीट थी, ऐसे में पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी जब निरहुआ को उतारा तो यादव वोट बैंक जो था उसमें सेंधमारी हुई। अखिलेश यादव पर लगातार पार्टी ये निशाना साधती रही कि वो कोरोना काल में भी अपने क्षेत्र में नहीं गए। तो एक साथ कई खामियों को उजागर करना और अपनी कनेक्टिविटी को दिखाना, इसका फायदा पार्टी को मिला। हाँ। रामपुर सीट की बात करते हैं तो रामपुर की सीट में 53% से ज़्यादा मुस्लिम वहाँ पर, और उस सीट के लिए जो समीकरण बने वो भी इसी तरह बने कि आजम खान की जो एक छवि विवादित बनी उसी को कैश कराया भारतीय जनता पार्टी ने। उसने वहाँ पर ये देखा कि जो आजम खान के कई बार विवादित बयान होते हैं खासतौर से हिंदुत्व के खिलाफ, तो उसको लेकर जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो उनके विरोध में रहते हैं। इस चीज़ को देखा। दूसरी चीज़ कि ये नोटिस किया गया कि बड़ी संख्या में ऐसा मुस्लिम वोटर है जो आजम खान के पक्ष में वोट डालने या सपा के पक्ष में वोट डालने कहे तो नहीं निकल रहा है। इन दोनों चीज़ों के समीकरण को मिलाते हुए पार्टी ने वहाँ पर पूरी मेहनत की, और नतीजा कि एक तरफ जहाँ हिंदू वोटर बेहिसाब मतलब पूरा एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में आया, तो मुस्लिम वोटर नहीं निकला और उसका फायदा मिला। ये पूरा मॉडल वहाँ पर समझाया गया और अब इसके आधार पर बाकी जगहों के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, क्योंकि ये दोनों सीटें एक ऐसे किले थे जिनको ढहाना आसान नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से पार्टी की एक बड़ी ये सफलता है। ये सिर्फ चुनाव के नतीजों के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि वजह क्या है, क्या कारण रहे, इन तमाम पहलुओं पर वहां पर चर्चा भी हुई है, जिसके बारे में आपने खुद ने भी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश आपका जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की भाग्य लक्ष्मी की भक्ति, जहां सीएम योगी ने आज भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। दक्षिण से उत्तर गर्जना योगी आदित्यनाथ ने की है। 2 दिन के हैदराबाद के दौरे पर हैं, जहां कल पहुंचे और आज भी कई सारी बैठकों में शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले सुबह सुबह योगी आदित्यनाथ भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे। 800 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास है और योगी आदित्यनाथ जब भी किसी जिले में या किसी शहर में जाते हैं, किसी राज्य में पहुंचते हैं, तो वहां के खास मंदिर जरूर जाते हैं। और ऐसे में जब हैदराबाद पहुंचे तो भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना वहां पर की, आरती वहां पर की, जहां उनका सम्मान भी किया गया। और देखिए 5 तस्वीरें योगी आदित्यनाथ के आज सुबह के दर्शन की जुड़ी हुई। भाग्य लक्ष्मी की आरती जब योगी आदित्यनाथ ने की, उस दौरान की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम योगी का सम्मान किया गया, माता की चुनरी उन्हें उड़ाई गई, इसके साथ साथ माला पहनाई गई। तीसरी तस्वीर आप देखेंगे, मां की एक तस्वीर भी योगी आदित्यनाथ को भेंट की गई है।
सीएम को वहां से प्रसाद भी मिला और पूजा के बाद जब योगी आदित्यनाथ निकले तो वहां जो मौजूद लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें खींच रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे। सभी का अभिवादन योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया। तो आज योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया, आरती की और उसी से जुड़ी हुई ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं भाग्य लक्ष्मी की आरती पहली तस्वीर में योगी आदित्यनाथ ने की है। योगी आदित्यनाथ का सम्मान भी हुआ है, माता की चुनरी उन्हें उड़ाई गई है और इस दौरान मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने मां की एक तस्वीर भी मुख्यमंत्री को भेंट की है। बात वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद की। ज्ञानवापी विवाद पर कल से फिर से सुनवाई शुरू होने जा रही है और इस सुनवाई से पहले आज दोनों पक्ष, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष बैठक करेगा। वहीं जिला जज की अदालत में सुनवाई से पहले प्रमुख पक्षकार सोहनलाल आर्य ने अयोध्या केस की तर्ज पर सर्वे कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सर्वे को लेकर अदालत में याचिका दाखिल करने की तैयारी है। तो ज्ञानवापी मामले में कल फिर से सुनवाई शुरू होगी, जिसको लेकर दोनों पक्षों ने एएसआई सर्वे को लेकर तैयारी कर ली है। दोनों पक्षों की ओर से आज बैठक की जाएगी, क्योंकि कल फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। इसके साथ ही आपको बता दें, जिला जज की अदालत में सुनवाई से पहले प्रमुख पक्षकार जो हैं सोहनलाल आर्य, उन्होंने अयोध्या केस की तर्ज पर सर्वे कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सर्वे को लेकर अदालत में याचिका भी वो दाखिल कर सकते हैं। कल से अब पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी, जिसको लेकर दोनों पक्षों की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं और आज एक बैठक भी की जाएगी। हम लोगों की रणनीति अगली है कि इसके बाद हम लोग जो है उस तहखाने में जो बंद तहखाना है, उस तहखाने को खुलवाकर अंदर की पूर्ण सर्वे, जो हम लोग माँ सिंगार गौरी के साक्ष्य के लिए जो कमीशन हम लोग मांगा था, वो साक्ष्य तो हम लोग को मिला ही नहीं अभी, वो उस तहखाने में बंद है। उस साक्ष्य को जानने के लिए, निकलवाने के लिए पहले उस तहखाने को खुलवाया जाए। हम लोगों का प्रार्थना पत्र भी पड़ा हुआ है और हम लोग भविष्य में एसआई की भी मांग कर सकते हैं। ये तो हम लोग बैठेंगे, हमारे तमाम सीनियर काउंसिल है, हम लोग के संगठन के भी तमाम लोग हैं, हम लोग बैठेंगे और उसके बाद तय होगा कि अगली रणनीति क्या है। पुरातत्व की कार्रवाई के बिना हमें पूरी तरह से पुष्टि नहीं होती है और ये प्रमाणिक ढंग से, शासकीय ढंग से, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है, किसी पुरातात्विक या प्राचीन स्थान का, स्मारक का, उसका विवेचना की जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, वो इसी से स्पष्ट होगा। और इसके तो हमारे कार्यक्रम में, हमारे एजेंडे में है कि पुरातात्विक परीक्षण करवाएंगे इस पर। ज्ञानवापी पर कल से सुनवाई होनी है, जिस पर हिंदू पक्षकारों का क्या सोचना है, यह आपने जाना, यह आपने समझा कि क्या हिंदू पक्षकार इसको लेकर कह रहे हैं। 4 जुलाई की तारीख आ गई है, बल्कि यूं कहें तो नजदीक आ गई है और एक बार फिर से ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होनी है। लेकिन हिंदू पक्ष क्या सोच रहा है, हमारे साथ मुख्य पैरोकार सोहनलाल आर्य जी मौजूद है। सोहनलाल जी, 4 जुलाई की तारीख, लंबा समय इंतजार का, इस दौरान क्या रहा, किस तरह की तैयारियां रही, क्या कर रहे थे? बिल्कुल, हम लोग 4 जुलाई माननीय जिला जज के यहाँ तैयार है एकदम अपनी बात रखने के लिए। हमारी अगली मांग, सर्वे तो हो चुका, लेकिन अब सर्वे के बाद अगला कदम हमारा ये है एएसआई की मांग। दूध का दूध पानी के लिए प्रत्यक्ष क्या एएसआई सर्वे की मांग? हाँ, एएसआई परिचय हो सके, जैसा श्री राम जन्मभूमि में हुआ और एएसआई के कारण ही सुप्रीम कोर्ट के कारण वरीयता मिली हम लोग को। इस तरह हम एएसआई की मांग करते हैं अपने ज्ञानवापी उद्धार के मामले में जो है। अच्छा, मामला पोषणीय है या नहीं है, इसको लेकर सुनवाई हो रही है और इस सुनवाई में मुस्लिम पक्ष का अभी तक का अपडेट क्या था? मुस्लिम पक्ष अभी अपना पक्ष रखेगा, फिर आप लोग रखेंगे, क्या अपडेट है? हाँ, अभी मुस्लिम पक्ष जो है 4 जुलाई को मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेगा। अभी घोषणा 2-3 दिन और रखे, इसके बाद हिंदू पक्ष रखेगा। और पोषणीयता का जहाँ तक प्रश्न है, हम हर हालत में पोषणीयता सक्षम होंगे, हमारी बात पूरी सुनी जाएगी और उसमें ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। और हमारा जो अगला कदम है, पोषणीयता के बाद सर्वे आप रिपोर्ट दे चुके हैं, सारा का सारा हम लोग के पक्ष में है, सारे मंदिर के प्रमाण हमारे पक्ष में है, शिवलिंग मिला है और पूरा का पूरा जो ढांचा, जो मंदिर का ही ढांचा है, उस पर जो है यह अपना से एक ढांचा मस्जिद का बना दिए हैं, सारा का सारा मंदिर पक्ष में, इसीलिए एसआई की मांग कर रहे हैं। सोहनलाल आर्य जी काफी जोश में और अब अगली सुनवाई के लिए, और इसके साथ ही वादी भी हमारे साथ मौजूद है। और जब ये सर्वे चल रहा था तो काफी आप देखे, हमारे साथ आप जुड़ी रही, चलती रही, जाती रही, तो परेशान भी दिखती थी। ऐसा डर भी कभी कभी होता था कि क्या आएगा नतीजा, क्या सर्वे में निकल कर आएगा। लेकिन सर्वे में जो चीज़ें
स्पष्ट हुई वो पूरे देश ने देखा। तो अब उम्मीदें कैसी हैं, एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है? जी 4 जुलाई से सुनवाई होने वाली है। हम लोग पूर्ण तैयार हैं। अभी तो फिलहाल 2-4 दिन जितना भी समय लगे मुस्लिम पक्ष अपना रखेंगे, उसके बाद हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। आप लोग 4 वादीगण हैं, तो आपस में आप लोगों ने बातचीत कर ली है, पूरी तरह से तैयारी एकदम हम लोग कमर कस ली है आप लोगों ने कि लड़ाई एकदम आर पार एकदम पूरी तरह? जी हम लोग चारों एकदम मिल के हैं, कोई हम लोग में ये नहीं, हम लोग एकदम एक साथ हैं, एकजुट हैं और हम लोग ने चारों ने बात कर ली है और हम लोग ASI की भी मांग करेंगे कि उसके माध्यम से भी हमारा ये सर्वे पूर्ण हो। तो तैयारी पूरी है और 4 तारीख का इंतजार है और जो हिंदू पक्ष के वादीगण हैं वो पूरे जोश के साथ कमर कस के इस मुकदमे में उतरने की तैयारी में है। और अगली रणनीति की बात करूं तो अगली रणनीति इनकी है, इस पूरे मामले पर ASI सर्वे की मांग की जा रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।